अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया गरीब। हम लोग जब आईटी या टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उमूमन लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक गैजेट के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एक वर्टिकल है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, स्पेशली इन डेवलपिंग मार्केट्स लाइक पाकिस्तान, और वो वर्टिकल है ग्रीन टेक्नोलॉजी का। आप अगर एक लैपटॉप ख़रीदते हैं और वो ग्रीन लैपटॉप है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हरे रंग का लैपटॉप बन जाएगा। उसका ये मतलब है कि जितना भी उसमें से वेस्ट निकलता है, चाहे उसकी एनर्जी जितनी प्रोड्यूस की जा रही है या जब ये रिसाइकल होगा, तो वो इन्वायरमेंटली हैज़र्डस नहीं होगा। तो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फिर सोचते हैं कि वैसे ही काफ़ी सारी आलूदगी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये एपिसोड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो है, लेकिन ऑल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में है कि पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकॉनमी में इतना बड़ा एक एनर्जी का क्राइसिस है। आप शायद शो देखते देखते पूरा शो नहीं देख सकते क्योंकि बिजली चली जाती है। केएससी की इनएफिशिएंसी शायद होगी, शायद हमारी कोई इनएफिशिएंसी होगी कि हम रात भर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं और इस वजह से जो हमारी पूरी कौम है वो सफ़र करती है। जो सिर्फ केएससी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और ज़राए नहीं है हमारे पास। इस एपिसोड में मैंने एक साहब से कांटेक्ट किया था जो विंड पावर जनरेट करते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट है कुरंगी में, और हम लोग गए थे उनकी साइट पे देखने के लिए कि ये एग्जैक्टली चलता किस तरह है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, और विंड पावर जनरेशन का केएससी के साथ क्या ताल्लुक़ होगा। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मेरी घर की इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजप्शन कितनी है। अगर वो मुझे पता लग जाए जो सुहेल साहब ने बताई है, तो शायद अगर ये मैकेनिज़्म, ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन अगर एम्प्लॉय किया जाए तो शायद इतनी क्राइसिस में हम लोग नहीं ठहरे। तो इस एपिसोड में आप देख सकेंगे सुहेल अहमद साहब और जो इनका विंड टर्बाइन पावर प्लांट जनरेशन का पायलट प्रोजेक्ट है, and you'll hopefully learn a lot more about alternate energy sources. Let's go check out the Bits and Bytes newsroom. नोकिया ने रमज़ान के महीने के लिए चंद स्पेशल एप्लीकेशंस लॉन्च की हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने नई एप्लीकेशंस के बारे में जर्नलिस्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के साथ एक गैदरिंग में एंटी पायरेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से बातचीत की। उन्होंने सॉफ्टवेयर पायरेसी के साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और यूनिलीवर जैसी कंपनीज के ज़रिए सहाफ़ियों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पायरेसी की एग्जांपल्स भी बताई। वतीन और इंटेल का ज़बरदस्त समर फिएस्टा अभी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में चल रहा है। बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ वतीन और इंटेल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मालूमात स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर में फैला रहा है। आप सुहेल अहमद साहब की ज़ुबानी सुने कि ये विंड टर्बाइन चलता किस तरह है और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। ये ऑब्वियसली एक इंडस्ट्रियल टेस्ट केस है, लेकिन अगर आप कराची में कुछ इलाकों में जाएँ तो कुछ घर भी इन पे आई डोंट नो शायद टेस्ट कर रहे हैं, शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, but it's something you absolutely have to look forward to. This is Suhail Saab and his wind power generation pilot project. पाकिस्तान के लिहाज से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो विंड में बहुत अच्छी है और सोलर में बहुत अच्छी है। विंड में तो एक सर्टन विंड, जहाँ विंड की बात होती है वहाँ विंड में ये देखना पड़ता है कि आपके पास हर जगह आप नहीं लगा सकते, क्योंकि विंड की वेलोसिटी होनी चाहिए और प्लस ट्रांसमिशन होना चाहिए कि आपने पावर तो जनरेट कर लिया, लेकिन उसको आपको अपने मेन ग्रिड से कनेक्ट करना होगा। उसकी अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो फीजिबल नहीं होता। पाकिस्तान में दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो सोलर की है। सोलर आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सनशाइन हमें मेरे ख्याल से साल में कोई 10 महीने तो मिलती है, लेकिन सोलर की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो तकरीबन 3 टाइम ज़्यादा है विंड के मुकाबले में, और जो उसका जो कैपेसिटी मिलती है वो विंड के मुकाबले में आधी है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जहाँ हमारे पास विंड मौजूद है तो हम सबसे पहले उसी को वर्क करें, और इसी सूरत पे मैंने 3 साल से यही काम शुरू किया कि पाकिस्तान, जब मैंने देखा कि जी दुनिया में क्या क्या हो रहा है विंड पे, ऑयल प्राइसेस कितनी ऊपर जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग इशू बन रहा है, और फिर मैंने देखा जी अक्रॉस पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया ने इतना सारा काम कर लिया, और जबकि उनके राजस्थान में विंड फार्म लगे हुए हैं, वैसे तो बहुत जगह पे लगे हुए हैं,
लेकिन एक जो वैलिड पॉइंट जो बड़ा आई ओपनर था वो ये था कि राजस्थान अक्रॉस पाकिस्तान बॉर्डर और सिंध में अक्रॉस अगेन पाकिस्तान बॉर्डर काफ़ी विंड फार्म्स होने लगाए हैं। वो फिर कॉमन सेंस की बात है कि अगर उनको वहाँ विंड मिल रही है तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर के इस तरफ विंड ना हो उस तरफ हो। तो मैंने इसी लिहाज से काम शुरू किया। समुंदर से अगर आप एरियल डिस्टेंस निकालें तो कुछ ज़्यादा दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जो विंड मिलती है वो समुंदर के अंदर मिलती है। डेनमार्क में, जर्मनी में ऑफ कोस्ट उन्होंने विंड फार्म्स लगाए। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो आपको उसका एडवांटेज होता है क्योंकि आपका पे बैक बढ़ जाता है। एक विंड टरबाइन वही विंड टरबाइन है, आपने ऐसी जगह लगा दी जहाँ विंड नहीं है, और जहाँ बहुत विंड है, जहाँ ज़्यादा विंड है वहाँ आपका पे बैक अच्छा हो जाएगा। मैंने एक जर्मन विंड टरबाइन यहाँ पे लगाई जो कि आपके सामने चल रही है 1-1.5 साल से। इससे और ये बात फर्दर प्रूव होती है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैं आपको एक फिगर देता हूँ, जर्मनी जो है सिर्फ विंड से 15,000 मेगावाट जनरेट करता है। पाकिस्तान की इस वक्त टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो 15,000 मेगावाट है। जो हमारे पास विंड का एक कॉरिडोर जो पॉइंट आउट किया है AEDB ने, अकॉर्डिंग टू देम वैसे तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन 50,000 मेगावाट हम आराम से जनरेट कर सकते हैं विंड से। बस इस टेक्नोलॉजी को समझने की बात है। इस टेक्नोलॉजी को चेंज ज़रा सा हमें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनको जॉइंटली एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी वर्किंग को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो ये हैं कि इतनी सिंपल पॉलिसी है कि कोई भी आदमी, जर्मनी में जब 15-20 साल पहले जब ये लगने शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने कहा, स्मॉल फार्मर्स ने जिनके पास खेत थे, क्योंकि ये विंड टरबाइन हमेशा जगह बहुत, इट्स अ लैंड हंग्री प्रोजेक्ट, और लैंड आपको कहाँ मिलेगा? फार्मर्स के पास। तो गवर्नमेंट ने कहा जी आप जहाँ जी चाहे विंड टरबाइन लगा लें, हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी का ये रेट देंगे, दैट्स इट। इट वाज एज सिंपल एज दैट। फिर और कॉन्सेप्ट आए कि जी नेट मीटरिंग है कि जी लोग अपने घरों पे सोलर पैनल लगा लें, जब पावर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं आप पावर बैक टू द ग्रिड दे दें, आपका मीटर उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, और अब महीने के आखिर में आपको सिर्फ जो आपने पावर कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल आपने 100 किलोवाट कंज्यूम किया, 20 किलोवाट आपने वापस दे दिया, तो आपको 80 किलोवाट का बिल आएगा। तो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझाने अभी इतना आसान नहीं है। इसी तरह व्हीलिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने विंड टरबाइन, आपकी फैक्ट्री लगी हुई है कहीं कोरंगी में, वहाँ आपके पास जगह नहीं है विंड टरबाइन लगाने की, वहाँ सराउंडिंग ऐसी नहीं है कि विंड का फ्लो पूरा नहीं मिलेगा, एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, तो आपने एक जगह पॉइंट आउट की, जैसे AEDB ने पॉइंट आउट किए कि घारों में एक विंड कॉरिडोर है, अक्रॉस सुपर हाईवे हमारे पास बहुत विंड है, आप वहाँ विंड टरबाइन लगा लीजिए और आप एक 3-4% व्हीलिंग चार्जेस देके, यानी फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट आप दीजिए, 5 किलोवाट गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेगी और 95 किलोवाट से आपका बिल एडजस्ट कर देगी। ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है और मेरा ख्याल है कि इनको सिंपल बनाया जाए, क्योंकि एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो डर जाता है कि एक तरह के वापदा से एक इतना बड़ा लीगल एग्रीमेंट होगा जिसके लिए बहुत बड़ा लॉयर हायर करना पड़ेगा, वो सब डर जाते हैं। इन सब चीज़ों का हम स्ट्रीमलाइन करें, आई डोंट सी एनी रीज़न कि ये कंसिडरिंग द पोटेंशियल वी हैव जितना कि क्यों ना वर्क कर सकेंगे। सुहेल साहब, ये दिस विंड टरबाइन एग्जैक्टली कितना पावर ये जनरेट कर सकता है? ये जो मेरी विंड टरबाइन है जी जो हमने लगाई है, ये 150 किलोवाट की इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा है कि ये दिस वाज जस्ट टू लर्न व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, हमारे ग्रिड के साथ क्या मसले आते हैं, और बहुत मसले आए हमें, क्योंकि आपको पता है ये जो है ये जर्मन मशीन है पुरानी, वहाँ तो 10 साल में एक पावर इंटरप्शन नहीं होता, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10 इंटरप्शन होते हैं एक दिन के अंदर। तो ये सब चीज़ें उसको लर्न करनी भी थी। ये 150 किलोवाट की है। एक घर आमतौर पे अगर 2 AC हैं तो 5-6 किलोवाट लेता है। एक इंडस्ट्री आराम से 100 किलोवाट के अंदर चल सकती है। लेकिन दुनिया में इस वक्त 5-5 मेगावाट की टरबाइन पर नहीं, 5 मेगावाट का टरबाइन का मतलब 5000 किलोवाट है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये यूरोप में 25 साल से है, इंडिया में कोई 20 साल से है। इंडिया में लोग 16 कंपनियाँ ऐसी टरबाइंस बना रही हैं, और मेरे ख्याल से इनको तो अगर हम हमारे वो सीरियस पॉलिसी है हम यहाँ पाकिस्तान में बना सकते हैं। तो एक हम लोग फ़िलहाल लांढी के इलाके में हैं, यहाँ ये खूबसूरत अंदाज में चल रही है, लेकिन इसकी जो मैकेनिक्स है ये सारी इट्स डिपेंडेंट ऑन द विंड टनल, किस तरह आ रही है। लांढी में ऐसी क्या खूबी है विच प्रोड्यूसेस द काइंड ऑफ विंड यू नीड टू रन दिस? ये आइडियल जगह नहीं है विंड टरबाइन के लिए, मुझे पता है, मुझे एफिशिएंसी यहाँ पे कम मिल रही है, लेकिन चूंकि ये पहला प्रोजेक्ट था और मैं आइडियल जगह अगर लगाता
वो समझ लें कोई 30-40 किलोमीटर है टूवर्ड्स खारों की तरफ इंटीरियर है। ठीक है। वहाँ मुझे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, शुरू में 10 टीथिंग मसले आते तो मैं नहीं कर सकता ना। जैसे ये मैंने आपको कहा ना, एक काइंड ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट कह लें, लर्निंग के लिए कह लें। और फिर मैंने यहाँ की जो सराउंडिंग्स देखी, यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये सारे दरख्त जो हैं ये बेंड हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरे जो यूरोपियन कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि भाई जहाँ भी आप विंड टर्बाइन लगाएं, सबसे पहले देखें दरख्तों का क्या हाल है। तो ये दरख्तों का हाल मुझे कुछ ऐसा मिला यहाँ पे, और ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन आइडियल भी नहीं है। विंड टर्बाइन का मसला ये है कि अगर आप वही विंड टर्बाइन एक ऐसी जगह लगाएं जहाँ विंड नहीं है तो आपको एफिशिएंसी कम मिलती है। और एफिशिएंसी कम मिलेगी, पावर कम जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम आएगा। उसके लिए बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टडी चाहिए, जो कि इन द मीन टाइम जब मैंने सोचा था और इन द मीन टाइम हो गई है। लेकिन आज मैं स्टेज पे हूँ कि अगर मुझे स्टडी होती तो मुझे लगाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल। तो आज मुझे वो स्टडी भी मौजूद है और लगाने का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह। आपसे मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा कि सिंध में बहुत सारे, आई मीन इट्स एक्सट्रीमली गुड विंड टू से द लीस्ट। ये किस तरह काम करती है, और अगर इतना अच्छा विंड की जनरेशन ऑलरेडी है तो गवर्नमेंट या KESC या जो भी है और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाते? बहुत सारे सवाल मैंने पहले तो मैं आपको विंड का बता दूं। जी देखें, अल्लाह ताला की हर चीज़ में जो है ना कोई ना कोई हिकमत है। ठीक है। ये जो इस वक्त यहाँ से हवा चल रही है, और ये जब भी जितना तेज़ ये चलती है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो थर का डेजर्ट है, थर के डेजर्ट में भी, थर कोल के बारे में अभी आपने सुना होगा, कितने बड़े कोल के हैं वहाँ पे रिजर्व्स, और डायमंड की भी रिजर्व्स हैं। ये विंड उसकी वजह से है, क्योंकि जब समर में अल्लाह ताला की तरह हमारी किस्मत देखिए कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है। हमारे पास पावर की शॉर्टेज होती है समर में, वैसे तो पूरे साल होती है लेकिन समर में थोड़ा बहुत ज़्यादा। इस साल तो जो हशर है, मेरे ख्याल से सर्दियों में फिर भी इतनी नहीं होती। अच्छा, तो और उन्हीं दिनों में जो थर का और जो इंडिया की साइड पे जो राजस्थान का डेजर्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50s 55, पता आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता। तो उसको जो ठंडा करने के लिए, ये इस तरह लॉ ऑफ फिजिक्स ये है कि जो ठंडे एरिया से हवा आ रही है वो गर्म एरिया की तरफ जा रही है और उसको ठंडा करके ऊपर जाती है। इस तरह का एक साइकिल बनता है। ठीक है। तो ये पूरा KT बंदर से लेके आप एक लाइन ड्रॉ करें टूवर्ड्स राजस्थान, टूवर्ड्स थर एंड राजस्थान, तो ये पूरा एरिया जो है वो पूरा विंड टर्नल है। नाज़रीन जाइएगा नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ हॉट एयर टू ब्लो योर वे। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। लेट्स गो बैक टू द विंड पावर प्रोजेक्ट। कैपिटलाइजेशन की बात हो रही थी, मेरा दूसरा हिस्सा था सवाल का। तो फिर इफ़ इट्स सो इजी, मेरी समझ में तक ये बात आ जाती है, तो ऐसे और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आते? हमारे पास 2004 तक तो कोई अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट का कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा ही नहीं था। AEDB मेरे ख्याल से 2004 में एग्जिस्टेंस में आया। स्क्रैच से उन बेचारों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा अच्छा काम किया, पॉलिसी बनाई 2006 में। ठीक है। 2004 में ना दुनिया के हालात वो थे, ना हमारे हालात वो थे, ना ऑयल की ऐसा शॉर्टेज थी, शॉर्टेज नहीं, प्राइसेस ऑयल की ये नहीं थी। अच्छा, इंडिया ने अल्टरनेट एनर्जी पे, मैं इंडिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो आप ये जो विंड है ये डिपेंड करता है कि आपकी जियोग्राफिक लोकेशन क्या है। बिल्कुल। तो इंडिया का जो वेस्टर्न को जो बॉर्डर हमारे से मिल रहा है, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। कि उन्होंने मिड-80s से इस पे काम शुरू किया। ठीक है। तो 2004 में इतनी प्रायोरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जी 50 मेगावाट के विंड फार्म्स होंगे। दुनिया में टर्बाइंस बहुत अवेलेबल थी, टर्बाइंस की कॉस्ट कम थी। 2004 के बाद जब वो पॉलिसी बनाने आए तो मालूम हुआ वो टर्बाइंस की कॉस्ट बढ़ती गई, ऑयल बढ़ता गया, शॉर्टेज होती रही, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट या नॉट। क्योटो प्रोटोकॉल में हर एक को अपने CO2 इमिशन लेवल्स, हर कंट्री ने, अमेरिका ने साइन नहीं किया और दूसरे ने साइन किया कि उनको नीचे लेके उनके पास तो कोई कार्बन इमिशंस होती नहीं, इसलिए तो हमने पॉलिसी बनाई। पॉलिसी बनाते दौरान ही हालात चेंज हो गए। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया जी 50 मेगावाट के विंड फार्म्स होंगे। ठीक है। छोटे विंड पॉलिसी है, उनका फोकस मेन विंड फार्म पे था, बड़े विंड फार्म। 97 LOIs इशू हुए। 97 LOIs में मेरे ख्याल से 25-30 लोगों कंपनीज को लैंड भी एलोकेट किया। लेकिन अब आपको आज पता है हालात क्या है, डॉलर कहीं नहीं टुकता। इन्वेस्टमेंट आज करने जाओ तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ बिग एफर्ट। ये सब प्रोजेक्ट कॉस्ट करता है 130 मिलियन का, 50 मेगावाट का। ओके। तो इतना बड़ा फाइनेंस अरेंज करना कोई आसान नहीं है। लेकिन
ये कोई नाउमीदी वाली बात नहीं है, छोटे इन्वेस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रांस में और यूके में इतना आसान है कि आपने घर पे एक आप 2 किलोवाट की टरबाइन लगा लें और आप ग्रिड को पावर देना शुरू कर दें। ठीक है। कभी आप पावर ले रहे होंगे, कभी आप पावर दे रहे होंगे। वो कॉन्सेप्ट कहलाता है नेट मीटरिंग का। ओके। नेट मीटरिंग होता ये है कि जी आपने महीने के आखिर में देख लिया कि आपने कितना लिया और कितना दिया। महीने के आखिर में आपको सिर्फ उतने का बिल आएगा जो आपने नेट कंज्यूम किया। ये तो जब दो सूरतों में इस किस्म की नेट मीटरिंग चल सकती है, जब किसी मकान के ऊपर एक छोटा सा टरबाइन लगा हो। नॉट ओनली टरबाइन, सोलर सेल्स आल्सो। ओके। यानी सो विंड एंड सोलर जापान दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है। या सिर्फ विंड या सिर्फ सोलर। ओके। है ना, जापान में आपको आप जाके इंटरनेट देखिए, पूरे के पूरे रूफ टॉप्स, जर्मनी में रूफ टॉप पूरे के पूरे सोलर पैनल्स पे है। बिल्डिंग्स की आजकल जो डिजाइनिंग हो रही है वो शीशे की जगह सोलर पैनल लगाते हैं उसमें। ओके। इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिजाइन को, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन द लॉन्ग रन आप गवर्नमेंट का फायदा सोचिए ना, आप कितना फॉरेन एक्सचेंज बताते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त सारा इन्वेस्टमेंट जो है ना फोकस हो रहा है हैवी थर्मल, हैवी ऑयल बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट। ठीक है। कितना आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, कितना आपको पोर्ट पे कंजेशन होगा, उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कितना रोड चाहिए, कितना रेल लिंक्स चाहिए। फ्यूल देखिए खुद ब खुद आ रहे हैं, कोई आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए, कोई पोर्ट नहीं चाहिए, खुद ब खुद आ रहे हैं। हर वक्त नहीं होता, ठीक है, बट फ्री है। प्रोसेस स्टार्ट होता है जब ऊपर इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जब ये चेक करता है कि विंड की एक वेलोसिटी आज गई है और वो मेंटेन्ड है, यानी कि आई एक सर्टन यानी 4 मीटर पर सेकंड पे ये स्टार्ट होता है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड पे अगर 5 मिनट तक विंड है तो ये इसके ब्रेक्स रिलीज़ होते हैं। इसका पूरा कंप्यूटर है, ये पूरा चेक करता है कि इसके पूरे सेंसर्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक्स, सबको कंप्यूटर चेक करता है, फिर सिग्नल देता है इसको स्टार्ट करने का। उसके बाद ये एनर्जाइज होके ये पावर जनरेट करना शुरू करती है। इसकी जो कैपेसिटी जैसे मैंने बताया कि 150 किलोवाट है, और 150 किलोवाट जब विंड की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड की होती है तो ये 150 किलोवाट देती है। अगर ये विंड वेलोसिटी कम है तो ये कम पावर देगी, बाद मतलब ये 150 किलोवाट से भी ज़्यादा देती है जब विंड वेलोसिटी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी विंड है, इवन ऐसे एरिया में जो कि आइडियल नहीं है, काफ़ी अच्छी विंड है। फिर टाइम टू टाइम जब विंड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो विंड का डायरेक्शन मेजर करता है, और उसके लिहाज से विंड अगर फ्रंट से आ रही है और एक डायरेक्शन से आ रही है और इसके जो ब्लेड्स हैं बिल्कुल डायरेक्टली उस पाथ में नहीं है, तो आप यू कैन इमेजिन कि आपको एफिशिएंसी पूरी नहीं मिलेगी। तो टाइम टू टाइम जो टरबाइन है वो अपना, इसके अंदर एक यॉ सिस्टम है जिससे ये डायरेक्शन अपना चेंज करती रहती है। ये पावर इसका चूँकि ये पावर फ्री है लेकिन ये स्टेबल नहीं रहता, दैट्स वाई ये ग्रिड के साथ इसको सिंक्रोनाइज होकर चलना है। यानी कभी विंड ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ये 40 किलोवाट दे रही है, कभी ये 110 किलोवाट दे रही है, और आपकी फैक्ट्री अगर कंटिन्यूस 150 किलोवाट डिमांड कर रही है तो जो पावर ये जनरेट कर रही है शॉर्टफॉल जो है ग्रिड, यानी ग्रिड का मतलब कि एसी, उससे कंपनसेट होकर मिलता है। नेट मीटरिंग इज सिंपली कि जिस आपको अगर 8 रुपये किलोवाट से पावर आ रहा है तो आप ग्रिड को जो वापस कर रहे हैं वो भी 8 रुपये किलोवाट से कर रहे हैं। तो जिसका जो टैरिफ का रेट है उससे जो नेट मीटरिंग और जो बिलिंग का कॉन्सेप्ट है उसी रेट से आपको फ़ायदा है उसका। मौजूदा जो KAC का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या इनेबल करता है कि नेट मीटरिंग जिस तरह चीज़ें हो सके ताकि लोग रेजिडेंशियल एरियाज़ में एटलीस्ट अपना थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें? बिल्कुल है जी। पहली बात तो ये पॉलिसी जो है वो है, दुनिया में कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी अगर सक्सेसफुल हुई है तो वो नेट मीटरिंग और व्हीलिंग के कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं हुई। ठीक है, इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव हर आदमी को हक है कि वो अपना बिजली का बिल कम कर सके। ये अगर मेरे पास बेसिक राइट है कि जी मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं इसको कम करना चाहता हूँ, पॉलिसी मौजूद है। अब जहाँ तक KAC का ताल्लुक है, आई एम श्योर कि अगर वो बैठ के सोचेंगे, क्योंकि अगर सोचेंगे 2008 में वो बैठे हुए, इस वक्त उनका भी मसला है कि पावर, देखिए उनको जो भी अगर KAC का टॉप मैनेजमेंट है, कस्टमर्स तकलीफ़ में है, सुबह शाम उनका पर्सनल इश्यूज़ भी होते रहते हैं, बदनामी भी होती रहती है, तो वो सोचेंगे यार मैं खुद पावर जनरेट करने से बेहतर ये नहीं है कि मैं खतरा जो कहते हैं समुद्र बने, हर घर अगर 2-4 किलोवाट जनरेट कर रहा है तो इंडिया उनको ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो, तो उनके कितने इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे। और अगर वो बैठें, दुनिया में हर तरह के कंसल्टेंट्स हैं, अगर उनका नेटवर्क ये अलाउ नहीं भी करता तो आई एम श्योर देयर इज़ अ वे, इफ़ दे परस्यू इट सीरियसली,
कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकल आएगा। हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी है। शायद पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त देखें तो वो इतनी हमें इनेबल या एम्पावर नहीं करती कि हम इतना कुछ रोल अदा कर सकें कि शॉर्ट टर्म में। लेकिन आप लोग, हम लोग, जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, यू कैन हैव अ कपल ऑफ टिप्स ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन हो वो KESE पर शायद इतना लोड नहीं हो। और यानी कि ये जो एड्स, इश्तिहार आते हैं कि आप एक बत्ती बंद कर दें और पता नहीं कितने मेगावाट सेव हो जाएगी, उसके अलावा भी आप चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई गैजेट ख़रीदते हैं तो मेक श्योर कि उसमें एक ऑल्टरनेट रिचार्जेबल USB सोर्स भी हो, ताकि आपको उसको दीवार के इलेक्ट्रिकल आउटलेट में नहीं डालना पड़े, बल्कि आप अपने लैपटॉप के USB ड्राइव से उसको चार्ज कर सकें। बहुत ज़्यादा तो नहीं सेविंग आएगी इससे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूज़र के लिहाज के हवाले से शायद ये आपकी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स आप अकेले नहीं हैं। अगर 10 लोग मिल के इस किस्म के गैजेट्स की डिमांड करें तो शायद मार्केट में थोड़ी बहुत वेव आने की सूरत हाल बन सकती है। बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन डील विद ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। बहुत वक्त लगेगा। और जहाँ वक्त की बात आती है तो हम चलते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन ग्रीन वेबसाइट्स किस किस्म की बन रही है पाकिस्तान में। चेक आउट आवर वेबसाइट ऑफ दिस वीक। और आज बिट्स एंड बाइट्स का हेल्थी और वाइज माउस आकर रुक गया है www.aedb.org की वेबसाइट पर। AEDB यानी कि अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर और बायोफ्यूल्स एनर्जी के बारे में यहाँ पर अच्छी खासी मालूमात दी गई है और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के मुताबिक। वेबसाइट देखने में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जैसे अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसी तरह AEDB.org भी बहुत लाइट और ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन शायद अगर थोड़ी सी और मेहनत AEDB के वेब मास्टर ने की होती तो ये एक इंतहाई सर्च इंजन फ्रेंडली और ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बन सकती है। बहरहाल जब तक आपके पास बिजली का कनेक्शन है तब तक आप इस वेबसाइट पर से अल्टरनेट एनर्जी के बारे में सीख सकेंगे। आप ज़रूर अपनी बनाई हुई वेबसाइट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भेज दीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हैं कौन जो वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट्स तो सारी पूरी दुनिया देखती है, लेकिन बिट्स एंड बाइट्स की टीम को बहुत इंटरेस्ट है कि आप बनाने वाले कौन हैं। So be sure and write that. Our email address is info@bitsandbytes.com.pk। या तो फिर आप अपनी वेबसाइट का लिंक हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी ऐड कर सकते हैं। We'll pick it up from there. हम चलते हैं इस हफ्ते की ईमेल एंड क्विज क्वेश्चन ऑफ द वीक। फौजिया कुरैशी लाहौर से लिखती हैं, क्या मीडिया में कोई अच्छा करियर अभी भी बन सकता है? फौजिया, ऑफ कोर्स, मीडिया पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है और जैसे जैसे इंटरनेट फैल रहा है और मोबाइल टेलीफोनी और बढ़ रही है, वैसे वैसे न्यू मीडिया की फील्ड्स भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बहुत ज़बरदस्त करियर ऑप्शंस बन सकते हैं अगर आप अपना जहन और पैशन सही जगहों पे लगाएं। गुड लक। व्हाट इज ऐप द शॉर्ट फॉर्म फॉर? ऐप किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? Is it A, application, B, appliance, या तो फिर C, applied engineering? Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. हमें ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसे लगा और जो KESE की मसले मसाइल हैं आप इनके साथ किस तरह डील करते हैं। और अगर आपके पास कोई ग्रीन टिप है तो हमारे साथ शेयर करिएगा ताकि हम दूसरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। हमारी फेसबुक का एड्रेस है go to facebook.com and search for Bits and Bytes on Sama Television and just add yourself there. आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं जहां पुराने एपिसोड्स और बहुत सारी डिस्कशन चलती रहती है। आप अपने आप को वहां भी ऐड कर सकते हैं। द वेबसाइट एड्रेस इज www.bitsandbytes.com.pk। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ राबिया गरीब एंड द रेस्ट ऑफ द बिट्स एंड बाइट्स टीम साइनिंग ऑफ।